गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं लोकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का जो मैथ में टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण, एक्सरसाइज 9.6 जो हमारा अवकल समीकरण चल रहा है उसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद अवकल समीकरण खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं रैखिक अवकल समीकरण की, क्या होता है रैखिक अवकल समीकरण। सबसे पहला काम, इस पूरे चैप्टर में हम अब तक जो क्या पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण, तो हम अवकल समीकरण से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि अवकल समीकरण क्या है। हम इसमें बात करेंगे यहाँ पर जो एक अलग से वर्ड आया है रैखिक। क्या वर्ड आया है? रैखिक। इस रैखिक का क्या मतलब है? ये रैखिक अवकल समीकरण क्या है? अवकल समीकरण में पता है और क्या समझना है हमें? रैखिक। तो रैखिक का बस एक शॉर्टकट रूल है बस कि रैखिक होने का मतलब आपने शुरुआती प्रश्नावलियों में देखा, जैसे एक एग्जांपल लिखा जाए यहाँ पर। चलिए इसको द्वितीय कोटि कर दीजिए। क्या ये अवकल समीकरण है? बोलो। मुंह में कुछ है क्या? आवाज नहीं निकल गई? रैखिक अवकल है। अगर ये रैखिक अवकल समीकरण है तो बताइए इसकी घात कितनी है, कोटि कितनी है? कितनी घात है इसमें? इसकी घात कितनी है? 2 घात है। कोटि कोटि कितनी है? घात घात भी 2 है। कोटि 2 घात 1। क्या आप समझ रहे हो? पहला चैप्टर खत्म कर दिया, अभी कोटि और घात नहीं अटके हुए हो। तो नालायकपन छा रहा है बस। क्लास 10 नहीं है, क्लास 12 है ये, ठीक है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो बस जब पेपर पाओगे ना तो सोचोगे पढ़े तो थे, लगाए तो थे, लेकिन अब मौके समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये द्वितीय कोटि है, ये प्रथम कोटि है। तो इसकी अगर कोटि की बात करें तो ये मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है इसका? 2 बार। तो ये द्वितीय कोटि का है। इसकी कोटि कितनी है? द्वितीय कोटि है। और घात जो देखी जाती है, जहां पर अधिकतम कोटि पाई जाती है और उस पर ब्रैकेट यूज कर लीजिए आप, और देखिए उसकी पावर कितनी है? एक ही तो है। तो ये क्या होगा? एक घात वाला होगा। घात कितनी इसकी? 1। कोटि भी इसकी कितनी होगी? कोटि इसकी 2 होगी और घात कितनी होगी इसकी? 1 होगी, ठीक है ना। तो अगर घात 1 है तो इसको हम रैखिक अवकल समीकरण भी कह सकते हैं। क्लास 10 में देखिए आप क्या सब पढ़ते थे? 2 चर राशि में रैखिक समीकरण। तो रैखिक वर्ड का मतलब क्या होता था कि चर की अधिकतम घात कितनी होती थी? 1 होती थी। कितनी होती थी? 1 होती थी। चर की अधिकतम घात जब 1 होती थी तो उसे हम रैखिक अवकल समीकरण कहते थे, क्योंकि उस समीकरण का जब आलेख बनाते थे तो उस समीकरण का आलेख क्या मिलता था? एक सरल रेखा मिलती थी, इसलिए उसका नाम रैखिक रख दिया गया था। यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण अगर समझना है तो उसकी घात कोट से मतलब नहीं है मेरे को। द्वितीय कोटि लाओ, तृतीय कोटि लाओ, कोई भी कोटि लाओ, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए उसकी? 1। अगर उसकी घात 1 है तो मेरा क्या है? सीधे रैखिक अवकल समीकरण। क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर 2 पावर कर दे तब ये अवकल समीकरण तो है, लेकिन रैखिक अवकल समीकरण नहीं। क्लियर हो गया इतना? आइए अब बात करते हैं कि जो रैखिक अवकल समीकरण है वो 2 रूपों में लगभग पाया जाता है। उसका एक प्रारूप बनाया गया है, जिससे हर चीज का एक व्यापक रूप होता है। तो ऐसे रैखिक अवकल समीकरण का भी क्या है? व्यापक रूप है। dy/dx प्लस कितना? py इज इक्वल टू q। बोले ये क्या है? बोले ये एक रूप है आपके रैखिक अवकल समीकरण का। एक रूप और भी है, क्या? dx/dy प्लस px इज इक्वल टू कितना? q। बोला ये 2 रूप हैं हमारे रैखिक अवकल समीकरण के। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक बार यहाँ पे y फलन बना हुआ है और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। यहाँ पर x एक फलन की भांति व्यवहार कर रहा है
और किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y को। एक dy बाई dx है, एक क्या है dx बाई dy, ठीक है ना। एक तो क्लियर हो गया इतना ना। ये क्या है, दो प्रारूप है मेरे रैखिक अवकल समीकरण के, dy बाई dx और dx बाई dy को तो आप पहचान ही रहे हो। यहाँ पर y भी एक आपका चर के रूप में व्यवहार कर रहा है, यहाँ भी x चर के रूप में व्यवहार कर रहा है। ये p और q क्या होते हैं, देखो जब dy बाई dx लिखा है तो ये जो p होगा, ये p क्या है आपका, ये x के रूप में फलित कोई फलन होगा, ठीक है ना। और q भी क्या होगा, वही होगा। यहाँ पर p और q क्या होंगे, x के रूप में फलित कोई फलन है, और यहाँ पर p और q क्या है, y के रूप में फलित कोई फलन है। कहने का मतलब है यहाँ जो p आया है, p के साथ में क्या आएगा, कोई y वाला टर्म आएगा, y स्क्वायर sin y समथिंग कुछ भी, ठीक है ना। p और q जहां पर रहेंगे इस वाले में p आपका x के रूप में कुछ आएगा, और q यहाँ पर किसके रूप में आएगा, q भी x के रूप में आएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ p व q जो होंगे किसके फलन होंगे, x के फलन, x के फलन होंगे, x पर फलित होंगे। और यहाँ पर p व q किस पर होंगे, y पर फलित होंगे। फलित होने का मतलब क्या होगा कि वो उसके रूप में पाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपका पहला क्वेश्चन बोलो, अभी देखो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, dy upon dx प्लस 2y बराबर sin x। अच्छा देखिए आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, अभी इसको लगा रहा है, खाली समझना है ये किस प्रारूप पर है। मैचिंग तो इससे हो रही है, dy बाई dx मैचिंग हुआ, ठीक है। फिर py को देखा यार, फिर 2y, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, 2 है। और फिर q की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर, sin x। q की वैल्यू जो है ना, ये sin x मिल गई, ठीक है, लेकिन q की वैल्यू कभी भी आपको sin y यहाँ पर नहीं दे सकता है। हमारी बात समझे, यहाँ पर y का टर्म आ ही नहीं सकता, क्योंकि p और q क्या है, x के फलन है, वो x पर फलित राशियां हैं। यहाँ पर आपका y टर्म नहीं आ सकता, उसके साथ में y यहाँ पर गुणज में बना हुआ है, देखिए ये ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी p और q की जगह पर x का प्रारूप नहीं आ सकता, x के रूप में इनकी वैल्यू नहीं आ सकती, इनकी वैल्यू किसके रूप में आएगी, y के रूप में आएगी। क्लियर हो गया इतना मैटर। तो ये है आपके रैखिक अवकल समीकरण। अब इनको क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो होता है हमारा, सबसे पहला काम इनके प्रारूप को चेक करते हैं कि इस वाले से मैचिंग हो रही है या फिर इस वाले से, और दोनों से मैचिंग कराकर किसकी वैल्यू निकालते हैं, p और q की वैल्यू। किसकी, p और q की वैल्यू निकालते हैं। पहले p निकाल लेंगे और फिर क्या निकालेंगे, q। दोनों से तुलना कर लेंगे कि p की वैल्यू कितनी हो रही है और q की वैल्यू कितनी हो रही है। जब p और q मिल गया हमें, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक if। क्या निकालते हैं, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, समाकल गुणक, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, if बराबर क्या होता है, दोनों के लिए अलग अलग बनेगा सिस्टम। e लिखोगे आप एक्सपोनेंशियल, और e की पावर क्या होगी, e की पावर इंटीग्रेशन लगाएंगे, और क्या लिखेंगे आपको, p dx। ये किसके लिए होगा आपका, इस वाले के लिए। क्यों, बोलो फर्क क्या है, उस वाले के लिए क्या डिफरेंस होगा। यार देखो, उस वाले के लिए भी e रहेगा, समाकलन लगेगा, p रहेगा, सारी चीजें यही रहेंगी, लेकिन क्या बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष हुआ है, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर if निकालते समय भी आप समाकलन किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष। लेकिन अगर इस रूप में आपका पाया गया है रैखिक अवकल समीकरण, तो इसका if निकालने के लिए क्या करोगे, e की पावर इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, p dy। क्या लिख देंगे, p dy। क्लियर हुआ। पहला चरण है कि किसी भी एक व्यापक रूप से तुलना करके, जो भी रूप वहां पे समझ में आ रहा हो, दिखाई पड़ रहा हो, जिस रूप में क्वेश्चन हो आपका, p और q को निकाल लेना है। p और q के निकालने के बाद आपको उस क्वेश्चन का क्या निकालना है, if निकालना है। और जब if निकल गया तो इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, याद है क्या, y इंटू if, y का गुणा if में कराकर बराबर इंटीग्रेशन लगा देंगे। फिर अब q को बुलाएंगे, q का गुणा फिर किससे कराएंगे, if से कराएंगे, और फिर
dx, गुणा कराकर जो भी मैटर आएगा उसका क्या कर देंगे, समाकलन। अच्छा ये तो प्लस सी भी यहाँ आ जाएगा, प्लस सी, ये तो इसका है। इस वाले का क्या रूप है पता है, बोलो, दूसरा वाला भी तो होगा। दूसरा वाला नहीं पता, एक ही याद किए थे, क्या चेंजिंग करना है। देखो दूसरे वाले में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, y आया ना, इसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, x कर देंगे। x का मल्टीप्लाई if में कराना है, बराबर इंटीग्रेशन लिखना है, q लिखना है, मल्टीप्लाई कराना है if से, सब कुछ सेम वैसा ही है, लेकिन किसके साथ समाकलन कर देंगे, y के साथ। समझे, बोलो काली क्या क्या चेंजिंग हुई है। y के स्थान पर क्या आया है, x आया है, और जहां पे आपने dx लिखा था उसके स्थान पर क्या आया है, dy आया है। दो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। पहले जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को किसी एक रूप में ढालेंगे, ढालने के बाद p और q की वहां से तुलना करके वैल्यू निकालेंगे, p बराबर कितना मिल रहा है, q बराबर कितना मिल रहा है। फिर क्या करना है, आपको if निकालना है, ठीक है ना। और if जब निकल जाएगा उस if की वैल्यू अपने इस क्वेश्चन में, अपने सॉल्यूशन में, ये जो फार्मूला मैंने लिखा ये आपका सॉल्यूशन है, किसी भी रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन यही है, ठीक है ना। इसके लिए if की जरूरत पड़ती है और p और q की जरूरत पड़ती है। जैसे इस सॉल्यूशन में आपको q दिखाई पड़ रहा है, बोलोगे p की जरूरत तो नहीं है, if निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, p। क्लियर हो गया। इस सॉल्यूशन में अपनी if की वैल्यू रख दोगे, q की वैल्यू रख दोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पर जो आएगा वही रैखिक अवकल समीकरण का क्या होगा, हल होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा, पहला दूसरा आ जाएगा। चलो तीसरा वाला बोलो क्या है, dy अपॉन dx प्लस y बटे कितना, x बराबर x, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, क्या समस्या है इसमें, पहला और दूसरा अगर आप सब लगा लोगे, तीसरे वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलिए। y बटे x है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, वहां पर क्या होना चाहिए, कौन सा पैटर्न होना चाहिए, बोलो। पैटर्न मैंने बताया ये कौन से पैटर्न पे हो रहा है, dy अपॉन dx प्लस कितना py इज इक्वल टू कितना q। अगर आप इससे तुलना करके देख रहे हो तो आप देख सकते हो dy अपॉन dx की मैचिंग हो रही है, यहाँ पर y होना चाहिए, y भी है, y के साथ में क्या होना चाहिए, x का कोई फलन होना चाहिए। तो p क्या x के रूप में नहीं है, 1/x नहीं है y के साथ में, और यहाँ पर q भी x के फलन होना चाहिए, ये भी कितना है x स्क्वायर। तो अगर इससे तुलना करेंगे हम, क्या करने पर, से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर क्या होगा आपका, p बराबर कितना लिखें, बोलो जल्दी, p बराबर कितना लिख दें, 1/x, और q बराबर कितना लिख दें, x स्क्वायर। अगला काम क्या बता रखा है, क्या करें हम, if निकाला जाए, क्या निकाला जाए, if निकाला जाए। चलिए if निकालते हैं, if इज इक्वल टू क्या है, इस पैटर्न पर if कैसे निकाला जाता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx की dx। तो चलिए e लिखा हमने, इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी मिली है, 1/x dx, ठीक है ना। 1/x का समाकलन कितना होगा भाई, क्या हो जाएगा, log x, ठीक। अच्छा समय यहाँ पे प्लस सी मत लिखना हम, ठीक है। e की पावर log x की वैल्यू कितनी होगी, कैसे, e की पावर log x की वैल्यू x कैसे होगी, है उसमें लिखा है तो उसको जानने की प्रयास नहीं किया कि कैसे होती है, लिख दिया गया तो हमें कोई सॉल्यूशन होगा उसका ना, ठीक है ना। जवाब तो ठीक है, देखो log की उत्पत्ति कैसे हुई है, बोलो।
घातांक रूप को लॉग रूप में बदलना सीखा है हमने। जैसे a की पावर अगर m बराबर b है तो इसको लॉग के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हो, लॉग लिखते हो। जो बेस बनाना है, देखो लॉग एक चीज यहां पर लिखी जाएगी वो बेस कहलाएगी, आधार कहलाएगी, और एक यहां पर होगा वो लॉग के साथ में जो लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू जो भी संख्यात्मक आएगी वो यहां लिखा जाएगा। तीन जगह है, इन तीनों जगह पर इन तीनों चीजों को भरना है आपको, ठीक है ना। तो बेस किसको बनाते हैं, जिसके ऊपर पावर लगी होती है। पावर किसके ऊपर लगी है, a के ऊपर लगी है, तो a को बेस बनाएंगे। जितनी पावर लगी उस पावर को यहां लिखना है, ठीक है ना, और जो वैल्यू आ रही थी वहां पर उतनी पावर पर वो वैल्यू को यहां लिखना है आपको। ये आपका घातांक रूप है, और ये आपका कौन सा रूप है, लघु गणकीय रूप है, ठीक है ना। और लघु गणकीय रूप जब नॉर्मली लॉग लिखा होता है कहीं भी क्वेश्चन में, तो उस लॉग का जो आधार होता है वो माना जाता है, वो अंडरस्टूड होता है, उसको शो भी कर सकते हो आप, या फिर वैसे ही हिडन रह सकते हो। जो आधार होता है उसको कभी कभी हम 10 भी मान के चलते हैं, या कभी कभी क्या ई, ज्यादातर तो हम जब छोटे क्लासेस में लगाते थे तो 10 मान के चलते थे, ठीक है ना। और अब क्या मानते हैं, चलते हैं उसको ई, कितना मानते हैं। तो सोचो लॉग ऑन द बेस क्या है, ई है, बेस क्या है इसका, ई है। अब मुझे ये समझना है कि e की पावर log x की वैल्यू x बता रही है। इसका मतलब ये है कि अगर e की पावर log x की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, x होती है, ठीक। इसको जरा उसमें बदलिए, लघुगणक में। ये आपका वो आइटम है जिस पर पावर लगी है, a की तरह व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। तो मैंने log लिखा, जिस पर पावर लगी होती है, जिस पर पावर लगी होती है उसको क्या बनाता हूं, बेस। तो बेस किसको बनाऊंगा, ई को, और जितनी पावर लिखी होती है उतनी पावर यहां लिखता हूं। अरे समझ रहे हो पागलों, हैं? अभी इसको बना के बताया ना कि ये घातांक रूप है। घातांक रूप को लघुगणक के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो किसी चीज पर घात लगी हो उसकी वैल्यू जितनी आ रही हो, तो जिस पर घात लगी उसको आधार बनाना है, जिस पर घात लगी उसको क्या बनाना है, आधार बनाना है, और जितनी घात लगी उसको यहां सामने लिखना है, और जो वैल्यू आ रही थी वैल्यू को यहां लिखना है। तो यहां पर ये मेरा ई जो है, ये मेरा वो वाला आइटम है जिस पर घात लगी है। घात लगी कितनी है, log x, और वैल्यू कितनी आ रही है, x। तो मैंने अपना log लिखा, आधार कितना बनाया, जिस पर घात लगी थी, ई, देख रहे हो। और फिर जितनी घात लगी थी उस घात को यहां लिखने हो सामने, तो मैंने भी घात कितनी लिखी थी, log x लिखा था, घात सामने लिख दिया, ठीक। अब यहां पर क्या लिखना है, जो वैल्यू आती थी, वैल्यू कितनी आ रही है, x। क्या आप देख पा रहे हो दोनों पक्षों को, बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे, बोलो। इस मैटर को मैंने क्या कर दिया, लघुगणकीय रूप में बदलने पर देखिए कितना आ रहा है आपका, ये x बराबर x आ रहा है ना, क्योंकि log log में कैंसिल कर सकता हूं। अब बोलो तो ये कौन सी वैल्यू हो रही है, x बराबर x। अरे छोड़ो, ये तो आपको उत्तर पता था ना कि e की पावर log x बराबर x होता है। मान लेते हैं मुझे उत्तर नहीं पता है कि पावर log x बराबर क्या होता है, मैंने कहा p होता है, कुछ भी होता है, k होता है। e की पावर log x बराबर कितना आएगा, मुझे नहीं पता, k आएगा। कितना आएगा, k आएगा। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा log के रूप में, log लिखा मैंने, ऑन द बेस e किया, जितनी पावर लिखी थी उसको यहां लिखा, और वैल्यू क्या थी इसकी, k। तो k को कहां लिखूं, यहां लिखूं ना, बोलो। अब देखो दोनों पक्षों में log है कि नहीं है, दोनों पक्षों का अगर एंटी लॉग ले लोगे, क्या ले लोगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब जैसे आप साइन थीटा बोलते हो तो उसका इनवर्स, उसका प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। वैसे लॉग का क्या होता है, एंटी लॉग होता है। या फिर ऐसे समझो नॉर्मली दोनों पक्षों में अगर लॉग है तो फिर स्वतंत्र रूप में है, साथ में कुछ जुड़ नहीं रहा है इसके ना, अकेला दोनों स्वतंत्र है ना, तो लॉग लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको k इज इक्वल टू कितना मिलेगा, k क्या था, k हमारा आंसर था, जिसको हमने माना था कि e की पावर log x की वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। आ रही बात समझे। तो वो आंसर हमारा किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। समझ में आ गई ये बात। तो इसका मतलब जब भी आप यहाँ पर आई फैक्टर निकालो तो ये मैटर आपको कई बार आने वाला है, तो आपको इतना समझना है e की पावर log, e की पावर log अगर मिल गई तो उसको खत्म कर दो, log के बाद जो कुछ भी लिखा है डायरेक्ट उसी को लिखो। यहाँ पर कितना लिखा है log के बाद, कितना आएगा, x आएगा। और अगर x क्या लिखा होता है, x स्क्वायर प्लस y प्लस z लिखा होता तो x स्क्वायर प्लस y प्लस z आता। यानी e की पावर log जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
कैसे होती है बोलो। चलिए तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आईएफ फैक्टर निकल गया ना, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए सॉल्यूशन लिखिए। क्या है सॉल्यूशन? आईएफ का मल्टीप्लाई किससे साथ कराना है? y के साथ में, और बराबर क्या इंटीग्रेशन q का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? आईएफ के साथ में, और किसके सापेक्ष समाकलन होना है? x के सापेक्ष, ठीक है ना। प्लस cv बन के अभी से ऐड कर लो, एक लाइन बाद कर लो, ठीक है आंसर लाने तक कर देना, इंटीग्रेशन जैसे ही कर दो, ठीक है ना। चलिए y की वैल्यू तो चेंज नहीं करेंगे, y को तो y रखेंगे। IF कितना आया है? IF कितना आया है? x आया है, तो डायरेक्ट सीधे क्या हो जाएगा ये x y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी थी? x स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिया यहां पर। IF कितना है? x है, फिर कितना? dx प्लस c। x और x स्क्वायर गुणे में है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, कितना हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा, और x क्यूब का समाकलन करोगे कितना आ जाएगा? x की पावर 4/4 या 1/4 इनटू x की पावर कितनी? 4 प्लस कितना? c। x y इज इक्वल टू, बस इसी पर आंसर कर दो, बोलो आंसर कर दो इसी में। मन में थोड़ा और सॉल्व कर लो, इसको ले जाकर फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा वो? x y इज इक्वल टू कितना? x की पावर 4 प्लस कितना? 4c अपॉन कितना? 4 को इधर ले आओ, 4xy इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस जो 4c है, c एक समाकल अचर है, और उसके साथ में 4 का गुणा हो रहा तो भी समाकल अचर हो जाएगा, उसको कैपिटल C ही रख लेंगे हम। लेकिन इसको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि 4c इज इक्वल टू कितना, कैपिटल C मान लिए हैं, ठीक है ना। x की पावर 4 को इधर ले आओ, 4xy माइनस कितना x की पावर 4 इज इक्वल टू c। नहीं इतने झमेले में पढ़ना चाहते हो तो छोड़ो इसी पर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले जाते हो तो ठीक ही। क्लियर है? बोलिए, नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, dy by dx plus sec x into y इक्वल टू tan x। तो dy by dx देखकर मुझे पैटर्न की याद आ गई है, कौन सा पैटर्न? dy by dx plus dy इज इक्वल टू कितने की? अगर ये पैटर्न है, अगर इससे तुलना कर लें हम, से क्या कर लें? तुलना करने पर तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? sec x, और q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर क्या निकालें? IF निकालें। IF इज इक्वल टू क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू sec x dx। sec x का समाकलन होता है? हाँ नहीं पता? sec x का समाकलन क्या होता है? और sec x प्लस tan x अगर अवकलन करोगे तो sec x आएगा, बोलो पगला गए हो सब? sec x का समाकलन जो होगा वो sec x प्लस tan x होगा, लेकिन log में होगा। कहां दिया गया फार्मूला? दिया गया है तो अपने मन से चेक कर रहे हो, फार्मूला मिस करोगे क्वेश्चन कैसे आएगा? sec x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? log mod में sec x इनटू प्लस कितना? tan x, ये होता है sec x का समाकलन, ठीक है ना। उल्टा सीधा फार्मूला लगाओ तो क्वेश्चन ही सेट हो पाएगा। अब फिर से देखो e की पावर क्या आ गया? log आ गया। e की पावर log को खत्म कर दो, खाली क्या बचा आपका? sec x प्लस कितना?
tan x। क्लियर है? sec x प्लस tan x, किसकी वैल्यू आ गई आपकी? if की वैल्यू आ गई। अब सॉल्यूशन लिख दे डायरेक्ट। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? y इंटू if इंटीग्रेशन q इंटू if dx। चलो y को y छोड़ दो, i की वैल्यू if की वैल्यू sec x प्लस tan x इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी आई है? tan x ना, q की वैल्यू है tan x और if की वैल्यू कितनी है? sec x प्लस कितना? tan x dx। क्लियर हो रहा है यहां तक? बोलो। अब समाकलन वाला मैटर यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दिमाग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इसका कैसे समाकलन करें? एक काम करते हैं, tan x का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें sec x में, इन दो इस पूरे ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा ये? sec x इनटू, ये बात दिमाग में क्यों आती है? क्योंकि अगर फार्मूला याद होता है तो पता है आपको sec x का समाकलन नॉर्मली नहीं होता, log के पदों में होता है, जैसा कि अभी हमने किया। लेकिन sec x इनटू tan x का समाकलन होता है, कितना होता है? sec x होता है। कितना होता है? sec x। हमारी बात समझ में? क्योंकि sec x का अवकलन कितना होता है? sec x इनटू tan x, तो sec x इनटू tan x का समाकलन क्या होगा? sec x होगा। अब इंटीग्रेशन sec x इनटू tan x dx, इंटीग्रेशन में तोड़ दो दोनों, फिर tan x का मल्टीप्लाई किस में होगा? tan स्क्वायर में होगा, प्लस कितना? इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। दोनों को अलग अलग कर दिया। बोला ठीक है कर सकते हैं। बोला इसका तो मैटर सॉल्व हो गया। फिर ये फंसा भी, tan स्क्वायर x स्क्वायर वाले का तो होगा नहीं, तो क्या करें उसको? sec के पदों में अगर तोड़ ले तो हो जाएगा ना। sec x इनटू tan x का समाकलन कितना हो जाएगा? सिर्फ sec x प्लस tan स्क्वायर x को क्या करना होगा आपको? फार्मूला याद है अच्छा 10 का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस कितना? 1 dx। ठीक है? अब sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होगा? बोलो। tan x और माइनस 1 का कितना हो जाएगा? सिर्फ x प्लस कितना? और यहां पर क्या चल रहा था अब तक? y इंटू sec x प्लस कितना? tan x। बस खत्म, छोड़ दो, और क्या करना है? क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan। सबसे पहले इसमें जो हमारी प्रॉब्लम है dy by dx के पास में कुछ आ गया है, इसको हटाना है। हटाने का क्या तरीका है? अगर इसमें हम cos स्क्वायर x से भाग देते तो डायरेक्ट cos स्क्वायर x cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और जहां कुछ भी उससे मतलब नहीं है, मुझे dy by dx अपना अकेला करना है, तो दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर? दोनों पक्षों में
स्क्वायर एक्स से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर। भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें कितने पद हैं इस पक्ष में, चले गए सब लोग, भाग गए क्या, जवाब चली गई होगी तो। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो दोनों पदों में cos स्क्वायर एक्स से भाग होगा। y वाले में भी पढ़ी करो, फिर यहां भी इस वाले से ये कैंसिल, और तो कहीं कैंसिल होगा नहीं। अब क्या आ गया आपका, dy अपॉन dx प्लस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले लो, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का कुछ होता है अवकलन समाकलन, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, y इंटू sec स्क्वायर एक्स बराबर, इसे क्या लिखे जाइए, tan x इंटू कितना, अब इसकी तुलना किससे करोगे, dy अपॉन dx प्लस कितना, py इज इक्वल टू किससे, q से। जब इससे तुलना करोगे, से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो p इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, बोलो, और q इज इक्वल टू, अब क्या निकालते हैं, IF। अब इसका IF निकालो, IF इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर x होगा ना, sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, tan x, e की पावर कितनी आ गई, tan x। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस, चलो सॉल्व करो इसको। अब आगे y लिखा, IF कितना है, e की पावर tan, ये तो आया है IF आपका, ये रहा। इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, tan x इंटू sec स्क्वायर x, tan x इंटू sec स्क्वायर x। IF की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर tan x dx प्लस, समाकलन के अंदर इतनी बड़ी चीज कैसे होगा समाकलन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो e की पावर tan x है। अगर tan x को कुछ मान लिया जाए तो उसकी जगह पे तो t हो जाएगा, और उसका अवकलन करने पे कितना आएगा, बस कहानी खत्म है। इसे माना, क्या माना, t इज इक्वल टू कितना, tan x, तो dt बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। तो क्वेश्चन में जहां sec स्क्वायर x dx से इसके स्थान पर कितना रख दिया जाए, dt, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x जहां पे दिखाई दे वहां पे क्या लिख दिया जाए, t, फिर sec स्क्वायर dx यहां पे कितना हो जाएगा, dt, और e की पावर tan x से e की पावर कितना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, खंडसा समाकलन, ठीक है ना। y इज इक्वल टू कितना, t को छोड़ा, फिर e की पावर t का ट्रीटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कौन बनेगा, I लेट, रूल क्या है हमारा, I लेट। ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में से लास्ट में बनता है, ये हमारा सेकंड होगा, और ये t अलजेब्रिक के रूप में आकर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट को छोड़ा, t को छोड़ा, e की पावर t का क्या करना है, समाकलन, तो e की पावर t का क्या कर दिया हमने, समाकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, माइनस समाकलन जिसको छोड़ा था उसका अवकलन ddt ऑफ t, फिर क्या बोलो, देखो समाकलन करने के बाद यहाँ पर एक मझला ब्रैकेट यूज करते हैं सबसे पहले,
ये हो गया आपका समाकलन, ये हो गया मजला देखो। डी डी टी ऑफ टी हो गया, जिसको छोड़ा था उसका अवकलन हो गया, और जिसका समाकलन किया था फिर उसका समाकलन अंदर में, पूरा ब्रैकेट बंद करके जो भी मैटर आएगा उसका समाकलन। ठीक, ये तो होता है। आगे इसको कैसे सॉल्व करें हम? टी है, टी बाहर ही रहेगा, e की पावर टी का समाकलन कितना हो जाएगा? e की पावर टी ही रहेगा। y इज इक्वल टू टी इंटू e की पावर कितना? t माइनस t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा? बोलो, t का t के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? 1, और e की पावर t का समाकलन कितना रहेगा? e की पावर t, यानी कितना हो जाएगा सीधे e की पावर t dt प्लस c चल रहा है। अब e की पावर t का समाकलन कितना फिर हो जाएगा? e की पावर t ही रहेगा। आ रहा है वीडियो में? यहां तक आ रहा है? ठीक है। t e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t dt प्लस c, क्या हो जाएगा ये? y हाँ y e की पावर 10x, अच्छा y e की पावर 10x, इसको छोड़ते ले आ रहे हैं यहां से। क्या यहाँ पर y e की पावर 10x है, y e की पावर 10x है, y e की पावर कितना है? 10x है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर y e की पावर कितना? 10x बराबर t, t की वैल्यू रख दो, t को कितना जोड़ दिए थे? 10x, कितना हो जाएगा? 10x इंटू e की पावर कितना? 10x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t था, तो कितना आ जाएगा समाकलन इसका? e की पावर t ही रहेगा। e की पावर कितना हो जाएगा? t की वैल्यू रख देंगे 10x, ठीक, प्लस कितना? और नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा, y e की पावर कितना है? 10x, अब आ रहा है? फिर कितना है? t की वैल्यू रख देंगे वहां पर 10x, e की पावर 10x, फिर माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही रहेगा, अर्थात t की वैल्यू रख देते e की पावर कितना? 10x प्लस कितना? c, कहानी खत्म हो गई है। अब यही c अगर ना हो तो e की पावर 10x कॉमन लेकर के उड़ा देते, ठीक है, और अगर इधर भेजते भी हैं तो इन दोनों से तो खत्म कर देगा, यहाँ पे जाके लटक जाएगा बेचारा, छोड़ दो इसी पे आंसर। ठीक, समझे? क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।